Hello everyone, welcome to the monologue classes in the session of weekly current affair revision with the help of MCQs. So every week means weekend पर हम वीक के या मैं कहूँ कि थोड़े और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को MCQ की हेल्प से हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक में या करंट वीक में क्या हुआ और उस पर क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं करंट अफेयर विद उसका स्टैटिक पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज, उनके घर पे जो है बहुत सारा कैश मिला, जो फायर वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद में। तो और दूसरा एक इंसिडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी हुआ कि उन्होंने रेप के लेकर के, अटेम्प्ट टू रेप को लेकर के कुछ कमेंट किया था। सो जुडिशरी के अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है या जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, या जुडिशरी का ओवर रीच, इन सबको लेकर के, इसी को लेकर के राज्यसभा के चेयरमैन साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जो जितनी भी पार्टीज हैं उनकी फ्लोर लीडर्स की। सो उसी के कंटेक्स्ट में राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों किसमें है? न्यूज में है। सो लेट्स कवर दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आप सबको पता होगा कि जब भी हम एक वर्ड यूज करते हैं गवर्नमेंट, तो इसमें हमारे पास में तीन जो है एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका लेजिस्लेचर का, मींस लेजिस्लेचर का, दूसरा होता है जुडिशरी का, और एक तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो लेजिस्लेचर है उसी का पार्ट है आपका राज्यसभा, बिकॉज लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस हैं, उनमें से हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं जो कि परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि व्हाट इज द राज्यसभा आल्सो नोन एज। तो राज्यसभा को हम और क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम अपर हाउस। अपर हाउस, ठीक है, हिंदी में उच्च सदन बोलते हैं इसको। और जो दूसरा हाउस होता है उसको बोलते हैं हम लोअर हाउस। लोअर हाउस किसको बोलते हैं हम? लोअर हाउस बोलते हैं अपन लोकसभा को। ठीक है, तो यहां से आपकी दोनों चीजें कवर हो गई, बेसिक वाली। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द राज्यसभा हैव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा में जो लिमिट है मेंबर्स की वो है 250। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो सेशंस होते हैं उनका जो है सुपरविजन, उसको प्रिसाइड कौन करता है? वो करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और क्वेश्चन है आपका, हाउ आर, देखिए यहाँ पर कि हाउ आर द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा चोजन। जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको कैसे चूज किया जाता है? क्या इनका कोई डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पब्लिक, नो। इलेक्शन बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हाँ, ये बात यहाँ पर करेक्ट है। बिकॉज राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। प्लस वैसे ही जितने भी स्टेट्स इंडिया में हैं उनमें जो है अगर सेकंड हाउस है, बिकॉज इंडिया की सारे स्टेट्स में डबल हाउसेस नहीं है, बाइक कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे। तो जहां पर भी वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते उन एमएलएस के। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हमको मिल गया कि इनका जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्टली, और वो भी कौन इलेक्ट करता है? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ राज्यसभा मेंबर। तो राज्यसभा के मेंबर का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 इयर्स। कितने इयर्स का होता है? वो होता है 6 इयर्स का।
जबकि लोकसभा या अदर जो हाउसेस अदर हाउस हैं, चाहे वो स्टेट की असेंबली की बात कर रहे हैं हम, वहां पर 5 इयर्स का होता है, लेकिन राज्यसभा के केस में ये 6 इयर्स का टेन्योर होता है किसी भी मेंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। मींस जब यह वर्ड यूज हो रहा है नॉमिनेटेड, तो नॉमिनेशन का मतलब है कि उनका इलेक्शन नहीं होगा। इंडिया के जो प्रेसिडेंट होंगे वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे और बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वो ये बोल देंगे कि मेरी पसंद के ये 12 लोग हैं, इनको विदाउट एनी इलेक्शन हम राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। तो जिनका नाम प्रेसिडेंट ले देते हैं वही क्या बन जाता है, राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। और ऐसे टोटल कितने मेंबर होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is the राज्यसभा called a permanent body? राज्यसभा को हम परमानेंट बॉडी क्यों बोलते हैं? उसके पीछे का रीजन है कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। बिकॉज जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा 5 इयर्स के बाद में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, और फिर से नए इलेक्शंस होते हैं, फिर दोबारा से लोकसभा जो है कॉन्स्टिट्यूट होती है। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा कंटिन्यूअसली चलने वाला हाउस है। इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं एवरी जो है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पर, मींस जिसका भी टेन्योर खत्म होता है उसी सीट के लिए फिर से वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाते हैं। या कोई राज्यसभा का मेंबर रिजाइन कर दे, किसी की डेथ हो जाए, है ना, तो उस केस में उतनी ही सीट के लिए इलेक्शन होते रहते, राज्यसभा कंप्लीटली बंद नहीं होती। जैसे लोकसभा हो जाती है वैसे ये नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, और क्वेश्चन है आपका, Which of the following bills can only be introduced in the राज्यसभा? वो ऐसे कौन कौन से बिल हैं इनमें से जो केवल राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होंगे, मींस उन बिल की स्टार्टिंग केवल राज्यसभा से होगी, मींस उन बिल की स्टार्टिंग लोकसभा से नहीं हो सकती। तो इनमें से ऐसा कोई भी बिल नहीं है जिसकी स्टार्टिंग केवल राज्यसभा से हो। मनी बिल लोकसभा से स्टार्ट होता है, फाइनेंस बिल लोकसभा से स्टार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, कि जो नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ द राज्यसभा रिजेक्ट्स अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा? अगर कोई मनी बिल, कौन सा बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बिल को आर्टिकल 110 में दिया गया है, तो मनी बिल अगर पहले से ही लोकसभा ने पास कर रखा है और वो आया राज्यसभा में, राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा उस बिल का? कुछ नहीं होगा। 14 डेज के बाद वो बिल ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा, बिकॉज मनी बिल पर राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है, ये मान करके चलिए आप। तो मींस इसका मीनिंग क्या कि मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, वहां से लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद गया वो राज्यसभा में, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, बोला हम पसंद नहीं करते इसको, हम इसको फेल मींस हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो क्या वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, मींस राज्यसभा उसको पास करे या रिजेक्ट करे, बिल को पास ही माना जाएगा, और टाइम होगा ओनली 14 डेज का। तो राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है कि या तो आप उसको पास कर दो या फिर आप उसको रिजेक्ट कर दो, दोनों ही केसेस में बिल पास मान लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which article of the Indian Constitution deals with the composition of the राज्य सभा? राज्यसभा के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 80। ठीक है, ये बताता है कि कैसे राज्यसभा का कॉम्पोजिशन होगा। एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है कि हु इज
हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? देखो यहां पर क्या दिखा रहा है, एम वेंकैया नायडू। अब आप बताइए क्या एम वेंकैया नायडू इसके जो है अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? बिल्कुल नहीं है। कौन है? जगदीप धनखड़ क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और यही राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है। मींस जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा वही व्यक्ति राज्यसभा का चेयरमैन भी बनेगा। सो ये इनहेरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो क्या रोल होता है? चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? नो। हेड ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? यस करेक्ट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल गए यहाँ पर। What is the tenure of the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो टेन्योर तो 5 ईयर का ही होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, विधायक हो, एमपी हो, कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा? नो। पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा? नो। पर्सन हु हैज हेल्ड गवर्नमेंट पोजीशन? नो। अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? पहली बात तो वो सिटीजन हो, दूसरा फिर वो उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स की हो। मींस ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो मैच्योरिटी होती है उसके लिए केवल बुक्स की नॉलेज नहीं, एज की भी रिक्वायरमेंट होती है। मींस एक एज के साथ साथ भी मैच्योरिटी आती है। इस चीज को कोई भुला नहीं सकता, इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बाकी एक्सेप्शंस तो हर चीज के होते ही है। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा इन द एब्सेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो राज्यसभा की मीटिंग्स को कौन प्रिसाइड करेगा? तो वो होंगे राज्यसभा के वाइस चेयरमैन। सो जहां पर कह सकते हैं हम ये डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो जो डेप्यूटी चेयरमैन और राज्यसभा है वो राज्यसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन इनको इलेक्ट करता है? देखो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शंस इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते। क्या होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा? नो। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? नो। बोथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। देखो यहाँ पर हम अगर कुछ और भी ऑप्शन होता तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो मेंबर्स जो हैं किसके? राज्यसभा के और लोकसभा के, दोनों के ही मेंबर्स मिलकर के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन करते हैं। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें कि उनका जब इलेक्शन होता है तो उसमें ओनली इलेक्टेड मेंबर्स मींस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन अगर होगा तो जो मेंबर नॉमिनेट किए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो 12 मेंबर थे वो भी वोट करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में ये जो 12 मेंबर नॉमिनेट हुए थे वोट नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In case of a vacancy in the office of the vice president who acts as the vice president of India, अगर vice president नहीं है ना, वैकेंसी अगर है तो कौन उसकी तरह काम करेगा? तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करेगा राज्यसभा के केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन, हाँ, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसके लिए आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रोविजन रखता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो क्या काम नहीं करते? रिप्रेजेंट इंडिया एट द ऑफिशियल फंक्शंस अब्रॉड? हाँ, कई बार ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी रिप्रेजेंटेशन होता है तो वो करते भी है। दूसरा, टू प्रिसाइड ओवर सेशंस ऑफ द राज्यसभा? ये तो करते ही है। टू टेक ओवर एज प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट इज इनकैपेसिटेड? हाँ, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो उसकी जगह पर काम कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। फिर है टू एक्ट एज
the head of the government. No, in any case, in any extreme case, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कभी भी एज ए प्राइम मिनिस्टर काम नहीं कर सकते. सो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू होल्ड ऑफिस फॉर हाउ मेनी टर्म्स? कितनी बार? कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी बार आप इलेक्शन में जीत जाओ, बनते रहो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ना तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर ऐसी कोई लिमिट है, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना ही जो है प्राइम मिनिस्टर, ना ही विधायक, ना एमएलए एमपी, कहीं पर भी नहीं है. लेकिन यूएसए में अगर आप जाएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बनते हैं वो केवल 2 बार बन सकते, उससे ज्यादा नहीं बन सकते. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मल्टीलिटरल मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज विद, नाम है किसके साथ? टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी टाइटल्ड एज एकएमए which means unity in संस्कृत. तो ये किन कंट्रीज किस एक्सरसाइज की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है कि इंडिया का जो एक्सरसाइज है वो हो रहा है किसके साथ में? वो हो रहा है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, और उसका नाम है एकएमए, मींस यूनिटी. तो अफ्रीका के कंट्रीज के साथ में हमारी एक्सरसाइज हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चंस की नंबरिंग थोड़ा चेंज हो गई है, उस पर ध्यान नहीं देना है. एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग्ड डल्ले चिली. क्या नाम है इसका? डल्ले चिली, द सोलोमन आइलैंड्स. ठीक है. कहाँ भेजी है इन्होंने? जीआई टैग वाली चिली है, मिर्ची है, उसको भेजा है सोलोमन आइलैंड. लेकिन ये जो डल्ले चिली है वो कौन से स्टेट की है? ठीक है. बहुत फेमस है, वर्ल्ड की सबसे तीखी मिर्ची में काउंट होती है ये, और ये है आपकी सिक्किम की. ये वही सिक्किम है जो इंडिया का सबसे पहला कैसा है? स्टेट है जहां पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 100% हो चुका है. मींस फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बिकम जो है ऑर्गेनिक. मींस यहाँ पर जितनी भी एग्रीकल्चर हो रही है वहां पर कोई भी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, दवाइयां, मेडिकल उन एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रहा, फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा, ओनली नेचुरल थिंग्स यूज हो रही है वहां की एग्रीकल्चर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं. वो है कि फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्यूटी इन्वर्जन फ्रॉम द फॉलोइंग. ड्यूटी इन्वर्जन के रिगार्डिंग में हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट का. किसमें? ड्यूटी इन्वर्जन. हमने इसको डीएनए में भी कवर किया था. तो क्या ड्यूटी इन्वर्जन क्या कोई डायरेक्ट टैक्स है? नो. डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, प्रोफेशन टैक्स होता है. ये नहीं है. इट इज अ सिचुएशन इन इंटरनेशनल ट्रेड वेयर इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट टैक्स ऑन फिनिश्ड गुड्स, इज लोअर देन द ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल. मींस जहां पर रॉ मटेरियल पर जो टैक्स लग रहा है वो ज्यादा है और फिनिश्ड गुड्स पर टैक्स लग रहा है वो कम है. मींस इंपोर्ट जब हमने कोई रॉ मटेरियल किया तो उस पर टैक्स लगाया, सपोज करो 50%, और उस रॉ मटेरियल से नया प्रोडक्ट बना, उस पर टैक्स लगा दिया ओनली 10%. तो इसको कहेंगे हम ड्यूटी इन्वर्जन. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट. इट कैन मेक इट चीपर टू इंपोर्ट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट रादर देन मैन्युफैक्चरिंग it domestically using imported material. Means बात क्या हो रही है कि भाई जिन रॉ मटेरियल से कोई नया प्रोडक्ट बना, आपने उन रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते समय इतना टैक्स लगा दिया कि फिनिश्ड गुड्स जब बनकर के तैयार हुआ तो वो बहुत महंगा हुआ. सपोज करो फॉर एग्जांपल हम इस रिमोट को अगर यूएसए से इंपोर्ट करें और टैक्स लगने के बाद इसकी कीमत हो 200 रुपए. अब इसी रिमोट को इंडिया के अंदर असेंबल किया जाए, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन पर इतना टैक्स, इतनी ड्यूटी लग रही हो कि जब ये फाइनल बनकर के तैयार हो और ये हो 200 मींस 250 रुपीज का, तो भाई इंडिया में फिर इसको मैन्युफैक्चर करने का क्या बेनिफिट हुआ? इससे अच्छा तो लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे. तो इंडिया की जो इंडस्ट्री होगी
वो इसको यहाँ मैन्युफैक्चर क्यों करेगी, क्योंकि कोई परचेज ही नहीं करेगा। ठीक है, ये बात, इसी को कहते हैं हम ड्यूटी इन्वर्जन। तो अभी तक इंडिया के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जिनमें ड्यूटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम थी, तो गवर्नमेंट ने अभी नए बिल के थ्रू इस ड्यूटी इन्वर्जन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया है। बहुत सारे रॉ मटेरियल पर जो टैक्स है उनको कम किया है। सो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है, बिकॉज हो क्या रहा है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वही इनकरेक्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। हु इज द मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ रसिया? बिकॉज इनकी तरफ से एक जो है स्टेटमेंट आया कि आने वाले टाइम में रसिया के प्रेसिडेंट इंडिया आने वाले हैं, और इनका नाम क्या है इन मिनिस्टर का, तो इनका नाम है सर्जी लैव्रोव। इन्होंने कहा है कि जो है प्रेसिडेंट ऑफ रसिया बहुत ही जल्दी इंडिया की विजिट पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहिंग्याज इन्फिल्ट्रेशन टू इंडिया इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। रोहिंग्याज ओरिजिनली कम फ्रॉम विच कंट्री? बिकॉज ये काफी टाइम से न्यूज में है रोहिंग्याज का इशू। तो ये रोहिंग्या आते कहाँ से हैं, विच कंट्री से आते हैं ओरिजिनली? तो इनका कंट्री है म्यांमार, ये आते हैं म्यांमार से। म्यांमार मोस्टली कैसा कंट्री है, वो बुद्धिस्ट कंट्री है ना, बुद्धिस्ट कंट्री। अब जो रोहिंग्या हैं, ये इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने बुद्धिस्ट पर बहुत सारे अटैक्स किए। अब इनका रिएक्शन आया तो ये वहां से भागना स्टार्ट किए, तो कंट्री छोड़ करके ये वहां से भाग रहे हैं। इसीलिए कभी बांग्लादेश जा रहे हैं ये, तो कभी इंडिया आ रहे हैं, और यहाँ इंडिया आकर के बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते हैं। इवन दिल्ली में इतने सारे जो है क्राइम्स को डिटेक्ट किया गया जिसमें रोहिंग्या इन्वॉल्व थे। जैसे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर बसों में आग लगवानी हो, दंगे करवाने हो, तो मोस्टली किसको हायर किया जाता है, बांग्लादेशी रोहिंग्या। इनको 500 रुपए दिए, बोला चलो रैली में, और ये सब काम करवाने के लिए यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड एडिशन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2025 रिपोर्ट was released recently. It emphasizes India's rising stature in global digitization. It has been published by. तो यहाँ बात पूछी गई है कि स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी जो रिपोर्ट है, इसको पब्लिश किसने किया है? इसको पब्लिश किया है और हमेशा करता है वो है डच इन्वेस्टमेंट फर्म प्रोसेस। इसका नाम क्या है, प्रोसेस। किसके साथ मिलकर के, ICRIER के साथ में मिलकर के। ये क्या है, ये है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इंडिया को बहुत सारी जगह पर इसमें जो है अच्छा अचीवमेंट हमको देखने को मिला है कि वर्ल्ड में जो डिजिटाइजेशन है वो अच्छा खासा इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने 10 घड़ियाल्स को छोड़ा कहां पर, चंबल रिवर एट द नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी इन मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ किस स्टेट का? तो इन दोनों ही प्लेसेस पर सेम वर्ड आएगा, टू बोल्स्टर द पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर बात हो रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, घड़ियाल है। घड़ियाल मीन्स क्रोकोडाइल जैसा ही होता है, लेकिन उसका जो मुंह होता है, स्नाउट जो होता है, बहुत लंबा होता है, जो है क्रोकोडाइल के कंपैरिजन में। इसीलिए मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट भी कहा जाता है। मीन्स जो है मध्य प्रदेश में अराउंड 80% के आसपास घड़ियाल्स हैं पूरे इंडिया के कंपैरिजन में। तो सबसे ज्यादा कहां पर हैं, वो है आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द टाइटल ऑफ घड़ियाल स्टेट? अभी आंसर दिया है आपको, तो कौन सा है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दी ब्लैंक स्पेस हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया country economic memorandum which has called for accelerated reforms
टू हेल्प इंडिया अचीव हाई इनकम स्टेटस बाय 2047। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसे डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएगी, कब तक जाएगी, उसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड बैंक ने। उसने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी को 2047 तक जो है डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए हमको अपने यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स की स्पीड बढ़ानी होगी, तब जाकर के हमारे यहाँ क्या होगा, हम इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी में स्टेटस में उस लिस्ट में शामिल होगा। नेक्स्ट है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट ऑनबोर्ड आदित्य L1। ये जो था ये स्कोप किस पर लगा हुआ था? आदित्य L1 पर। हैज कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कैर्नल। व्हाट इज आदित्य L1? इन्हें ये जब इसको लॉन्च कर दिया गया तो उसके बाद इसने पहली बार जो सोलर फ्लेयर हैं उनकी इमेजेस भेजी हैं, है ना। तो ये आदित्य L1 जो है ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ये एक डेडिकेटेड मिशन है टू स्टडी द सन, बिकॉज यू नो आदित्य जो वर्ड है वो सूर्य का सिनोनिम है, पर्यायवाची है, ठीक है। आदित्य, भानु, सूर्य, सूरज, ये सब उसी के पर्यायवाची हैं। सो आज हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? हमने 30 क्वेश्चंस को कवर किया है और सारे के सारे क्वेश्चंस हाई क्वालिटी क्वेश्चंस थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बेसिक भी थे, जो कि आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, नए इंपॉर्टेंट इश्यूज के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।